प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर के आपके पास आए हैं। हम लोग अब आज मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर कह सकते हैं आप। लोक प्रशासन के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और कैसे इसको पढ़ना है, क्या है ये सब्जेक्ट और किस प्रकार से ये आपको बहुत अच्छी मार्क्स दिला सकता है, आपकी सफलता में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो लोक प्रशासन को लेकर के जितने भी बच्चों ने हमसे क्वेश्चंस पूछे उसके हिसाब से हम आपको आज जानकारी देने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए लोक प्रशासन सब्जेक्ट एक ऑप्शनल के तौर पर बहुत अच्छा ऑप्शनल माना जाता है। हमेशा से ये सब्जेक्ट लोकप्रिय रहा है बच्चों के बीच में, जिसकी कई सारी वजहें हैं। पहली वजह तो यही है कि इसका सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत छोटा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी कि एक छोटा सब्जेक्ट जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि इस सब्जेक्ट का काफ़ी सारा पोर्शन आप जनरल स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं। पेपर 2 में जब पॉलिटी और गवर्नेंस का सेक्शन पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग काफ़ी हद तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2 से रिलेटेड चीज़ों को भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये छोटा सब्जेक्ट होने के साथ साथ यूज़फुल भी बहुत है। आपके निबंध लेखन में भी ये काम करेगा, मदद करेगा। और जब आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद लोक सेवा में जाते हैं, पब्लिक सर्विस में जाते हैं, तो भी ये आप वही करते हैं जो आप प्रशासन में पढ़ रहे होते हैं, प्रशासन ही आपको करना होता है। इसलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए आगे भी सहायक होता है। तो लोक प्रशासन सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको पहले। ठीक है, सब्जेक्ट को चूज़ क्यों करना है ये मैंने आपको बताया, क्यों लोग चूज़ करते हैं इसे, इसलिए ये आपको बताया। जो लोग अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके कोई नया सब्जेक्ट ट्राई करना चाहते हैं, जिन सब्जेक्ट में उनका ग्रेजुएशन या पीजी होता है, तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन जो एक शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक प्रशासन शब्द अगर आप देखेंगे तो दो प्रमुख शब्दों से मिलकर के बनता है। एक शब्द है लोक और दूसरा शब्द है प्रशासन, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है प्रभावी ढंग से कार्यों को निष्पादित कराना। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पर लोक का मतलब या पब्लिक का मतलब जनता नहीं है, यहाँ पर पब्लिक का मतलब है सरकार। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम बेसिकली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। कैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, किस तरीके से सरकार कार्यों को करती है, किस प्रकार से भर्तियां होती हैं, किस प्रकार से उनका कार्य निष्पादन होता है, किस प्रकार से उनका इवैल्यूएशन होता है, पॉलिसी कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट की भांति ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर 250 नंबर के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये दो पेपर हैं, इनकी सोच को समझना ज़रूरी है। क्यों ये और कैसे ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, उसके लिए पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इनमें है क्या और उसको किस तरीके से आपको समझना होगा। ठीक है, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 है, जो बेसिकली थ्योरीज और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, प्रशासन के सिद्धांत क्या हैं, प्रशासन क्या है, प्रशासन के लिए अवधारणाएं किस प्रकार की हैं, ये पेपर 1 में है। ठीक है, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्योर कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 में आता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्प्लीमेंटेड पार्ट है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लागू होता है, वो पेपर 2 में आता है। तो भारतीय प्रशासन पेपर 2 में आता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर कॉन्सेप्ट और थ्योरीज जो हैं वो आपकी पेपर 1 में कवर की जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस सब्जेक्ट में मार्क्स गेन करने के लिए बहुत अच्छी रणनीति होनी चाहिए। थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स जो हैं
वो एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स और थेरीज बेस होती हैं, वो जनरली चेंज नहीं होती हैं, जबकि जो इम्प्लीमेंटेड पार्ट है वो हमेशा अपडेट होता है, ठीक है। तो अगर हम आधारभूत रूप से देखें तो पेपर 1 में मार्क्स गेन करना ज़्यादा आसान है। पेपर 2 वो चीज़ है जिस पर आप हमेशा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आप डेली अपडेट होते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं प्रेसिडेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने ये किया, वो आपके इम्प्लीमेंटेड पार्ट में आता है। तो पेपर 1 को अगर हमने अच्छे से तैयार किया तो पेपर 1 भी पेपर 2 उसके साथ तैयार होता ही है, और पेपर 2 के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, अवधारणाएं मिलती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों के साथ एक समस्या ये भी आती है कि कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि उन्हें मार्क्स कम मिलते हैं। तो देखिए, पहली बात यह है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों पेपर्स को इंटरलिंक करना ज़रूरी है, दोनों पेपर्स को एक दूसरे से जोड़ना ज़रूरी है। पेपर 2 के बारे में जब हम लिख रहे होंगे तो पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे, और जब पेपर 1 में हम लिख रहे होंगे तो पेपर 2 के केसेस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो दोनों को लिंक भी करना होगा, क्योंकि थेरीज और प्रैक्टिकल इन दोनों को एक साथ करके ही किसी चीज़ को बेहतर ढंग से लिखा और समझा जा सकता है। तो पेपर 1 पर थोड़ा फोकस करेंगे। अगर हमें आधारभूत कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, अगर हमें बेसिक अवधारणाएं समझ में आ गई, तो हमारे लिए आसान हो जाता है उसके इम्प्लीमेंटेड पार्ट में जाना, ठीक है। तो इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 इन दो चीज़ों का एक बैलेंस प्रॉपर बना करके हमें तैयारी करनी होगी, ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट शुरू कैसे होता है, उस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और मेंस के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के दौरान आपको ये ध्यान रखना होगा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों के लिए आपको कुछ बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस में, लेकिन आपको फिर भी कम से कम 2 बेसिक बुक्स पढ़नी चाहिए अपने आंसर की राइटिंग को एनरिच करने के लिए, ठीक है। चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो, आपको कम से कम 2 बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए बेस लीजिएगा अलग अलग जो स्पेसिफाइड वेल नोन ऑथर्स हैं उनकी बुक्स का, जैसे रमेश अरोरा हुए, आपके रुमकी बसु हुए, मोहित भट्टाचार्य हुए, ठीक है। इन लोगों की बुक्स पढ़िए। पेपर 1 के लिए मोहित भट्टाचार्य की बुक बहुत अच्छी है, रजनी गोयल रुमकी बसु की बुक अच्छी है, रमेश अरोरा की पेपर 2 के लिए अच्छी है। तो ऐसे आप कुछ बुक्स ले सकते हैं, और एक जनरलाइज थ्योरी के लिए आप इग्नू के नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। आप भले ही कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी नोट्स रेफर कर रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन ये चीज़ें वे हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट देने हैं, अगर आपको बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझाना है, तो उसकी खुद की पढ़ी हुई चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मददगार साबित होंगी, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट जो डेवलपमेंट है उसको हम देखें, अगर एक विषय के रूप में इसके विकास को देखें, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम 2 बेसिक चीज़ों में बांट सकते हैं, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, एज प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट कई सारी अवधारणाओं के साथ विकसित होता है, जन्म लेता है, फिर विकसित होता है, फिर उसका पूर्वोत्तर विकास होता है, उत्तरोत्तर विकास होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम शुरुआत देखें तो एज एन एक्टिविटी, प्रैक्टिस को हम एक्टिविटी भी कह सकते हैं, एज एन एक्टिविटी और प्रैक्टिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज यूज सिंस टाइम इमेमोरल, जब से हमें याद है, बहुत पुराने समय से लोक प्रशासन क्रिया के रूप में, सरकारी एक्टिविटी के रूप में अवेलेबल था हमेशा से, लेकिन एक विषय के रूप में ये बहुत बाद में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। एक विषय के रूप में इसका इस्टेब्लिशमेंट वुडरो विल्सन के राइटिंग के बाद हुआ, ठीक है, 1800 के आसपास,
ठीक है। जबकि एक क्रिया के रूप में ये हमेशा से अस्तित्व में था। हम जब छोटे छोटे समूहों में रहना शुरू किए तब भी हम प्रशासन करते थे। उस समूह का कोई एक लीडर होता था जो समूह को प्रशासित करता था। तो एक क्रिया के रूप में ये हमेशा रहा। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के राइटर्स ने, अलग अलग प्रकार के विचारकों ने प्रशासन पर अलग अलग समयावधियों में लिखा, लेकिन लोक प्रशासन एक विषय के रूप में उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं लिखा। जैसे अगर आप देखें तो मैकियावेली की द प्रिंस एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज के लिए, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया में चाणक्य जो थे उनकी बुक अर्थशास्त्र, ये एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पर बेहतरीन बुक है। बट उन्होंने लोक प्रशासन या पब्लिक सर्विस पर कोई बुक नहीं लिखी है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई बुक नहीं लिखी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर राइटिंग की शुरुआत होती है वुडरो विल्सन के आर्टिकल से जो 1887 में पब्लिश हुआ, ठीक है। तो एज एन एक्टिविटी ये हमेशा से था, लेकिन एक विषय के रूप में इसे बहुत समय लगा एस्टैब्लिश होने में। अब किसी भी चीज को विषय बनने का क्या मतलब होता है, पढ़ने के विषय के रूप में क्या मतलब होता है? पढ़ने के विषय के रूप का मतलब यह है कि इसका एक सिस्टमेटिक स्टडी मॉड्यूल होगा, इसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स होगा, ठीक है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसको हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एक विषय के रूप में ये एक प्रकार से सिद्धांतों पर आधारित शोध युक्त विषय सामग्री होगी इसमें, ठीक है। जबकि एक क्रिया के रूप में ये हमेशा से प्रैक्टिस में रहा होगा। तो लोक प्रशासन की जो शुरुआत होती है वो एक क्रिया के रूप में होती है। समाज के, दुनिया के हर वर्ग, हर समाज में प्रशासन हमेशा से रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके परिवार से लेकर के आपका देश और आपका देश से लेकर आपकी दुनिया, हर एक चीज प्रशासित है। आपका घर भी किसी के द्वारा प्रशासित है। आपके घर का भी कोई हेड होता है जो घर को ऑपरेट करता है। उसमें आप किसी भी मेथड से, चाहे कंसल्टेशन, डेमोक्रेटिक वे में, ऑटोक्रेटिक वे में, किसी भी तरीके से घर चलता है। वो शैली अलग अलग हो सकती है बट एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वो पार्ट है आपके लाइफ का जो आपके बिगिनिंग से लेकर एंड तक हर समय आप उसमें होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बिना आप कभी नहीं होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की पेरिफेरी के बाहर आप कभी नहीं होते हैं। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके जीवन के हर अंग को कवर करता है। तो लोक प्रशासन को पढ़ते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो कि आपके पेपर 1 के यूनिट 1 में आ जाता है, ठीक है। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में स्थापित हुआ, विकसित हुआ, उसकी अवधारणाएं विकसित हुई, उसकी अवधारणाओं के आधार पर प्रशासनिक गतिविधियां की जाने लगी। फिर उन अवधारणाओं पर कई सारी चुनौतियां आईं और फिर उन चुनौतियों का जवाब देते हुए लोक प्रशासन आज के आधुनिक युग तक आया। पेपर 1 में बेसिकली फोकस किया जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किन किन चरणों से होकर बना, किन किन चरणों से होकर विकसित हुआ और आज वर्तमान में यह किस स्वरूप में हमारे सामने है, ठीक है। तो एक शोध के विषय में, एक विचार के विषय में, एक सिद्धांत के विषय में लोक प्रशासन किस प्रकार बनता चला गया, यह है आपका पेपर 1। जबकि पेपर 2 आपका केवल फोकस करता है गवर्नेंस और पॉलिटिक्स इन इंडिया के पार्ट पर, यानी कि इट इज़ अबाउट इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। पेपर 2 भारत सरकार या भारतीय सरकारी व्यवस्था पर आधारित है। तो इसमें आप देखेंगे, आप जो जीएस पेपर 2 में पढ़ते हैं, जैसे पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, स्टेट लेवल के इसी तरीके के और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस हैं, जुडिशियल सेटअप है, गवर्नमेंट के एक दूसरे से इंटरेक्शंस हैं, लोकल गवर्नमेंट है, डीएम है, ये सारी चीज़ें अब आपको पेपर 2 में पढ़ने को मिलेंगी। सिविल सर्विसेज का इंडिया में रिक्रूटमेंट कैसे होता है, बजटिंग कैसे होती है, बजट का निर्माण कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमाइसेस क्या हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, जो आप प्रेम्बल वगैरह में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपका पेपर 2 का पोर्शन हो जाता है। तो आज हम थोड़ा सा पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और पेपर 1 में हम आपसे चर्चा करेंगे कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन किस प्रकार से बनता गया और विकसित होता गया।
देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एक मदर ब्रांच जो है, मदर सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है, वो पॉलिटिकल साइंस है। लोक प्रशासन वास्तव में पॉलिटिकल साइंस से ही उदित और विकसित होता है। ठीक है, तो 1887 में वुड्रो विल्सन ने एक आर्टिकल लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक अवधारणा दी कि लोक प्रशासन पॉलिटिक्स से अलग है। पॉलिटिक्स प्रशासन नहीं है, प्रशासन अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जहाँ से लोक प्रशासन की सोच विकसित हुई, क्योंकि इसके पहले जितने भी विचारक हैं वो पॉलिटिक्स की ही पार्ट को मान रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को उसी का हिस्सा मान रहे हैं। वे अलग से एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज़ की बात नहीं करते। जबकि वुड्रो विल्सन वो पहले शख्स हैं जो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और पॉलिटिक्स अलग है। अब वुड्रो विल्सन ऐसा क्यों कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, देखिए आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि उसमें क्या दिया गया है सिलेबस में, आपको ये भी पढ़ना है कि ये क्यों है और इसके प्रभाव क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली वुड्रो विल्सन को ऐसा क्यों कहना पड़ा, क्यों उन्हें लगा कि लोक प्रशासन में प्रशासन को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसा होता था, जो अमेरिकन सेटअप था उस समय तक, अमेरिकन डेमोक्रेटिक सेटअप था, उसमें बेसिकली क्या होता था, उसमें बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो जो प्रेसिडेंट था उसके अकॉर्डिंग चलता था। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्रेसिडेंट के साथ आता था और प्रेसिडेंट के साथ ही चला जाता था। ठीक है, एक तरीके से यूँ समझिए चमचा प्रणाली हुआ करती थी। जो प्रेसिडेंट के लोग होते थे उन्हें ही प्रशासन में पद मिलते थे और प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बाद या उनके टर्म पूरा होने के बाद पूरा नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना करता था। परमानेंसी नहीं थी, जो आप देखते हैं सिविल सर्विस में, वो नहीं थी, परमानेंसी ऑफ सर्विस नहीं थी। तो होता क्या था बेटा कि होता ये था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं थी, कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। उसकी वजह से बहुत सारा करप्शन होता था और पब्लिक को सर्विसेज वैसे अवेलेबल नहीं हो पाती थी। ठीक है, अब ऐसे दौर में वुड्रो विल्सन को ये लगा कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को स्टेबलाइज कर दें, स्थिर कर दें और उसका काम केवल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज रहने दें, उसको केवल सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन का हिस्सा रहने दें, उस नीतियों के निर्माण के समय नीतियों का निर्माण विधायिका का उत्तरदायित्व रहने दिया जाए, जो कि पॉलिटिकल हेड के द्वारा किया जाता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर ही एग्जीक्यूटिव को फोकस किया जाए, तो निश्चित तौर पर वे अपने काम को ज़्यादा प्रोफेशनली और स्टेबलाइज्ड ढंग से कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया जाए। और जैसे ही इनका ये कॉन्सेप्ट आता है, ये बहुत लोकप्रिय भी होता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में प्रशासन की एफिशिएंसी बढ़नी थी, स्टेबिलिटी बढ़नी थी। क्योंकि देखिए, अगर आपको ये पता है कि आप एक 65 साल की उम्र तक, 62 साल की उम्र तक इसी सर्विस में रहेंगे, तो आप उस चीज़ को अच्छे से करेंगे और आप प्रोफेशनलाइज हो सकते हैं उस काम को करने को लेकर के। आपको ये पता ही नहीं है कि अगले 5 साल के बाद हम इस पद पर होंगे कि नहीं होंगे, तो आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप चीज़ों को अपने मन से जल्दी करना चाहेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ से ये कॉन्सेप्ट वुड्रो विल्सन ने दिया कि पॉलिटिक्स अलग हो, एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो, और जब एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ भी अलग होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स भी अलग होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस भी अलग होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग होंगी पॉलिटिक्स से। ठीक है, तो यहाँ से एक तरीके से जब हमने उसको अलग करने की बात कही, तो पूरे के पूरे सेटअप को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैब्लिश करने की बात भी साथ साथ कह दी। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेड है। तो वुड्रो विल्सन के इस कॉन्सेप्ट के बाद फ्रैंक जे गुडनाउ आते हैं, यूएस में एक बड़े थिंकर होते हैं, एल डी वाइट बहुत बड़े थिंकर होते हैं। इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया और कहा कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इस पर वर्क किया जा सकता है और इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ की जो शुरुआत है वो वास्तव में वुड्रो विल्सन के उसी लेख के कारण होती है, जहाँ पर वो ये प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, और वे इस चीज़ को कई बार कोट भी करते हैं और उनका ये क्लियर कोट रहता है कि पॉलिटिक्स को देश की नीति निर्माण का काम करना चाहिए, जबकि प्रशासन को उसके क्रियान्वयन का, ठीक है, और प्रशासन को राजनीति की दौड़भाग से दूर होना चाहिए, उसे स्टेबलाइज्ड ढंग से अपना काम करना चाहिए। तो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत, उसका कॉन्सेप्ट
जो शुरू होता है एज अ थियरी, एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, वो शुरू होता है वुडरो विल्सन के समय से। उसके पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी था और लोगों के उस पर अलग अलग तरीके के विचार थे, लेकिन किसी ने इसको एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के तौर पर नहीं सोचा था। लोगों ने इसकी क्रियाओं के बारे में लिखा ज़रूर था। जैसे आप अर्थशास्त्र को देखें तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स को बहुत अच्छे से लिखा है, बट उन्होंने ये नहीं लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके प्रेमाइसिस क्या हैं। इस पर उनका थॉट नहीं था। उनका थॉट केवल एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी पर था जो मौर्य काल में हुआ करते थे। तो एक तरीके से उस सब्जेक्ट का बेस नहीं दिया गया। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते समय हमें पेपर 1 में ध्यान देना है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पेपर 1 का यूनिट नंबर 1, जो ये बताता है कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन शुरू कैसे होता है, उसकी मीनिंग क्या है, वो आर्ट है या साइंस है, और उसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, जैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपका कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके आ जाते हैं पेपर 1 में, यूनिट 1 में। ठीक है, तो अब वहाँ से शुरू होता है लोक प्रशासन। उसके बाद जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट की जो दूसरी स्टेज आती है, जो सेकंड स्टेज आती है, वो सेकंड स्टेज होती है प्रिंसिपल्स के डेवलपमेंट की। जब हमने एक बार ये इस्टेब्लिश कर लिया कि सब्जेक्ट अलग होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसके अपने सिद्धांत भी होने चाहिए। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट का, विकास का दूसरा दौर है, उस दौर में लोक प्रशासन के विकास, लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल्स कैसे होंगे और क्या होंगे, इस पर कई सारे विचारकों के काम होंगे, जिसमें प्रमुख रूप से एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, हेनरी फेयोल हैं, गुलिक एंड उर्विक हैं। इस तरीके के विचारकों ने प्रशासन के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। देखिए, ये जो दौर है, ये जो दूसरा दौर है जिसमें हम अपने लिए सिद्धांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौर की सबसे खास बात यह है कि इस दौर में लोक प्रशासन को विज्ञान साबित करने की प्रयास की जा रही है। लोक प्रशासन को एज अ साइंस एस्टैब्लिश करने का कोशिश किया जा रहा है। और जब हम इन सिद्धांतों की बात करते हैं तो हम वहाँ पर टू द पॉइंट, एफिशिएंट वे में, एफिशिएंसी और इकोनॉमी, ये दो जो वर्ड्स हैं, ये पूरी जिस्ट होते हैं, पूरी जान होते हैं इस दूसरे दौर के, जब हम सिद्धांतों का विकास कर रहे होते हैं। क्योंकि साइंस के माध्यम से हम क्या चाहते हैं, किसी भी चीज़ को एफिशिएंटली किया जाए और इकोनॉमिकली किया जाए, मतलब सस्ते से सस्ते में बेहतर से बेहतर। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अब हम ये चाहते हैं, सेकेंड दौर में जब हम सिद्धांत बना रहे होते हैं, तो हम कैसे एफिशिएंसी को पाएं, कैसे प्रशासन मोस्ट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, और कैसे प्रशासन मोस्ट इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो। इसके लिए लिंडाल, उर्विक, गुलिक, फेयोल, टेलर, इन सब के कॉन्सेप्ट हैं। टेलर का कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। टेलर जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की अवधारणा दी, उन्होंने हर एक काम के समय को और काम करने की दर को एनालाइज किया और लोगों के लिए एक मानक कार्य करने का स्टैंडर्ड निर्धारित किया। उस कार्य के स्टैंडर्ड के साथ उन्होंने उसके पेमेंट के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए। तो निश्चित तौर पर इसने लोक प्रशासन के विकास में, लोक प्रशासन की आधुनिक विषय के रूप में स्थापना में दूसरा चरण महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी चरण में लोक प्रशासन के संदर्भ में लोगों ने एक सैद्धांतिक अवधारणाओं के लिए कार्य किया। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रिंसिपल्स थे। जैसे फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, जो कि प्रशासन पर लागू होने चाहिए। अलग अलग सिद्धांत हैं। देखिए, आज के लेक्चर में मैं आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि हमारे सब्जेक्ट में क्या है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको पढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक को अलग अलग डिटेल में पढ़ना होगा। तो अभी हम केवल आपको लोक प्रशासन के विकास की बात कर रहे हैं, और अगर आप पेपर 1 की यूनिट 1 को डिटेल में पढ़ लेते हैं तो पेपर 1 के लगभग बाकी सारे टॉपिक को आप कहीं ना कहीं टच कर चुके होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यूनिट 1 में जो डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट है, उसमें मैंने आपको पहला स्टेज बताया, जहाँ पर वुडरो विल्सन ने इसको अलग करके पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग इस्टेब्लिश किया। सेकेंड स्टेज आती है जहाँ पर इसके प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, इसको साइंस बनाने की कोशिश की जाती है।
अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल साइंटिफिकली काम करेगी, एफिशिएंटली काम करेगी, बेहतरीन रिजल्ट्स देगी, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छे हैं और इसके लिए जब आप वैज्ञानिक रूप से सिद्धांतों का विकास करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है किसी भी प्रकार के कार्य वातावरण को। ठीक है, जैसे अगर हम टेलर की बात करें तो टेलर के सिद्धांत और टेलर के विचार इतने पॉपुलर हो गए कि टेलर के विचारों को टेलरवाद कहा जाने लगा, टेलरिज्म कहा जाने लगा। ठीक है, और टेलरवाद केवल अमेरिका की विशेषता नहीं थी, टेलरवाद अमेरिका से लेके पूरे वेस्ट के साथ साथ यूएसएसआर में भी फॉलो किया गया। यूएसएसआर में भी इसको दूसरे नाम से कहा गया, लेकिन कॉन्सेप्ट टेलर वाले ही लागू किए गए। तो ये इतना बड़ा कदम था, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन था एक तरीके से कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ में, जिसको लगभग पूरी दुनिया प्रभावित हुई जिससे। तो अब सेकेंड स्टेज में जब हमने सिद्धांतों का विकास कर लिया तो इसके बाद जो बड़ा इशू आता है वो ये है कि इन सिद्धांतों का पालन अगर हम कड़ाई से करते हैं और बहुत प्रोफेशनली और एफिशिएंटली करते हैं तो जाहिर सी बात है हम मनुष्य को मशीन की तरह इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर हमें मशीन की तरह लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि 100% एफिशिएंसी और एक सेट पैटर्न पर पूरी की तरीके से लगातार काम करना ये मानवीय प्रवृत्ति में नहीं आता। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि टेलर के इन सिद्धांतों को फॉलो तो बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की गई, लेकिन यहीं से इन सिद्धांतों को चुनौतियां मिलना शुरू हुई, क्योंकि मनुष्य को भावनाओं की भी ज़रूरत होती है, सहयोग की भी ज़रूरत होती है, उसे अपने विचार व्यक्त करने की भी ज़रूरत होती है। तो मनुष्यों के लिए कोई मानवीय सिद्धांतों को नहीं रखा गया, यहाँ पर सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को रखा गया और इसीलिए इस क्षेत्र को एक चुनौती के रूप में देखा गया। तो सेकेंड स्टेज के बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो सिद्धांतों को चुनौती देती है और कहती है कि ये सिद्धांत वास्तव में बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये मनुष्यों की तरह हमें ट्रीट नहीं कर रहे, ये सिद्धांत हमें मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इन चुनौतियों के दौर में लोक प्रशासन को भी जवाब देना था, लोक प्रशासन को भी अपने आप को स्थापित करना था। तो इनके विचारकों ने दो रास्ते अपनाए। चुनौतियों का जवाब देने के लिए विचारकों ने दो रास्ते अपनाए। पहला वर्ग ऐसे विचारकों का था जिन्होंने लोक प्रशासन सब्जेक्ट को वापस छोड़कर अपने राजनीति विज्ञान विषय में चले गए। उन्हें लगा कि इसमें कोई स्कोप ज़्यादा नहीं है। दूसरे श्रेणी के विचारक वो थे जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए लोक प्रशासन के अलग अलग विषयों के अध्ययन के विषय में काम करना शुरू किया। जैसे कुछ लोग विकास प्रशासन की बात करने लगे, कुछ लोग तुलनात्मक प्रशासन की बात करने लगे, कुछ लोग अलग अलग अवधारणाओं पर कार्य करने लगे। तो वे प्रशासन की ही चीज़ों पर कार्य करना प्रारंभ कर दिए, लेकिन वे एक वर्ग वो भी था जिसने लोक प्रशासन को एज अ सब्जेक्ट थिंकर के तौर पर छोड़ दिया। अब जब चुनौतियां आई, चुनौतियों का जवाब दिया गया, तो जाहिर सी बात है उन चुनौतियों के जवाब में जब हमारा सब्जेक्ट उभर कर आगे आता है तो अगली स्टेज में लोक प्रशासन ज़्यादा जवाबदेह, ज़्यादा जनता के प्रति ओरिएंटेड, ज़्यादा सर्विस मोटिव के साथ करने वाली चीज़ के रूप में इस्टेब्लिश होता है। तो वहाँ से लोक प्रशासन एक प्रकार से नीति निर्माण, जन सेवा, क्लाइंट ओरिएंटेशन, पीपल्स ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ों के साथ आता है। ठीक है, तो अगली स्टेज ये आती है और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, प्रबंधवाद का सिद्धांत आता है। ठीक है, जिसको हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं। इन सब चीज़ों की डिटेलिंग हम लोग बाद में करेंगे, अभी आपको केवल एक डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो इस तरीके से लोक प्रशासन का उदय हुआ, विकास हुआ और इस उदय और विकास के बाद लोक प्रशासन के अलग अलग सिद्धांत विकसित किए गए। ठीक है, तो अब पहली यूनिट में हम लोग बेसिकली इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं। सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट जहाँ पर अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, उसके क्या सिद्धांत हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इस पेपर की दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। ठीक है, यानी कि अगर पेपर 1 आपको अच्छा करना है तो पेपर 1 को अच्छा करने के लिए आपको दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। एक तो यूनिट नंबर 1 पेपर 1 की, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स।
प्रशासनिक विचारक। ठीक है, इंटरलिंक भी हैं दोनों कुछ हद तक, लेकिन ये 2 यूनिट आपका पूरा पेपर 1 80% से ज़्यादा कवर करेंगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो प्रशासनिक विचारक में अलग अलग विचारकों के दिए गए योगदान हैं, जैसे टेलर, वेबर, फ्योल, इन सब की हमने आपसे बात करी। इसके साथ साथ आधुनिक विचारक भी हैं। ठीक है, जैसे मैग्रेगर हैं, एग्रेस हैं, तो ये सारे विचारक हैं, इनके योगदान हैं। इनके योगदानों की चर्चा जब आप कर लेंगे तो वो प्रशासन के, लोक प्रशासन पेपर 1 के कई सारे टॉपिक्स में वो चीज़ आपको कवर मिल जाएगी। तो थिंकर्स पर दूसरा सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। थिंकर्स के लिए एक बुक आती है प्रसाद एंड प्रसाद की, वो बुक सफिशिएंट होती है। ठीक है, उतना ही आपको पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 15-16 विचारक हैं और उनको आपको एक बुक में ही मिल जाएगा। बस यही वो चीज़ है जो आपको पेपर 1 में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ साथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरी यूपीएससी में आपकी प्रिपरेशन के लिए, ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए, वो है राइटिंग। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और टेस्ट्स लगाने की प्रैक्टिस लगातार करनी होगी जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। सिर्फ और सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है आपकी सक्सेस में बड़ा रोल प्ले करने वाली, वो है राइटिंग। क्योंकि राइटिंग करते समय जैसे ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको एक बार अगर समझ में आ गए तो आप उसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको लिखने बैठेंगे तो आपके पास वर्ड्स उतने अच्छे नहीं होंगे, आपकी वोकैब उतनी अच्छी नहीं होगी, प्लस आप उस लिमिट तक के वर्ड्स का अरेंजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोशिश ये करनी चाहिए कि उस सब्जेक्ट की वोकैब को अच्छे से मजबूत किया जाए। उसके लिए आपको यूनिट 1 और थिंकर वाली बुक बहुत मदद भी करेगी, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, जहाँ पर हर सब्जेक्ट की अपनी डिक्शनरी आती है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिक्शनरी आप ले सकते हैं, जिससे वहाँ पर आपको उसके कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, किसी भी वर्ड का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए वर्ड्स के सेंस अलग होते हैं। ठीक है, तो उसको समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आपकी वोकैब मजबूत हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिया है तो आपको लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, और प्रैक्टिस लगातार करने से आप चीज़ों को वर्ड लिमिट में विद इन टाइम कर पाएंगे। ये आपका एक बड़ा फ़ायदा होता है जब आप डेली राइटिंग करते हैं। इसी तरीके से अब पेपर 2 पर आते हैं। पेपर 2 पूरे तरीके से मैंने आपको बताया कि 90% पोर्शन वो है जो आपका जनरल स्टडीज़ में भी है, जो आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पढ़ रहे होते हैं। कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं जिनको हम लोग पेपर 1 के साथ साथ भी देखते हैं, वो पेपर 1 में भी होती हैं और पेपर 2 में भी होती हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप इस तरीके से देखिए और इस नज़रिए से तैयार करने की कोशिश करिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ईजी टू गो सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप कुछ चीज़ों का चयन बहुत अच्छे से करें। ठीक है, दूसरी खास बात यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको टारगेट रखना है 300 प्लस का। ठीक है, मतलब मिनिमस्ट ऑफ द मिनिमस्ट 275 से ऊपर ही होने चाहिए, बट 300 प्लस आर द गुड मार्क्स which we can expect and which we can get even whenever we do work properly। अगर हम सही से अपनी तैयारी प्लान करते हैं और तैयारी करते हैं तो 300 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं। ये एक अच्छी संभावना क्रिएट करता है। और ऑप्शनल के अच्छे नंबर आपके जीएस के नंबर, कम नंबर को भी कवर अप करते हैं और आपकी रैंक को इंश्योर करने में मदद करते हैं। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक मोटे तौर पर मैंने आपको आइडिया दिया कि क्या चीज़ है, कैसे विकसित हुई, कैसे इसको समझा जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, किन किन बुक्स को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से इसकी तैयारी को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये आज का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो आपको लोक प्रशासन के बारे में बताता है। लोक प्रशासन के अगले वीडियोस में हम लोग यूनिट 1 से पढ़ाई शुरू करेंगे। यूनिट 1 से चीज़ों को आगे बताना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे आपको इन चीज़ों को आगे करना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर ये आपके मन में कोई प्रश्न होता है लोक प्रशासन को लेकर या किसी भी तरीके की प्रिपरेशन, यूपीएससी की किसी भी प्रिपरेशन या यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन में कुछ भी, तो आप हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी कोचिंग में विज़िट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं कोचिंग के नंबर पर। आपको उचित सहायता अवश्य दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। हम लोग अगले लेक्चर में अपने अगले टॉपिक्स के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।